देखिए भाई साहब, कहानी शुरू होती है, बैठ जाओ, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। नहीं, जल्दी खत्म कर गधेड़े, क्या जा रहा, टीवी बंद कर। नहीं, मैं खा के आ रहा हूं भाई, पूड़ी सब्जी। चलो, अरे भाई बस सुनो, देखो, पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 3 हिस्से का चैप्टर है। पहले हिस्से में बात करेंगे किसी भी करंट कैरिंग ओ बस सेटल हो जाओ यार, तुम लोग तो एकदम अत्याचार कूट दिए हो। हाँ भैया बैठो। हम कह रहे हैं कि पूरा मैग्नेटिज्म 3 हिस्से का है। पहला हिस्सा है जिसमें हम बात करेंगे किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे चार्ज का बिहेवियर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड में। और तीसरा हम बात करेंगे किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगता है। ठीक, तो ढंग से पढ़ेंगे तो टोटल 4 लेक्चर्स में ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा मैग्नेटिक मटेरियल्स, फिर ईएमआई और फिर एसी। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया और एक कंपास नीडल ली। कंपास नीडल समझते हैं? कंपास नीडल समझते हैं ना? जैसे ही इसके अंदर करंट दौड़ी, ये डिफ्लेक्ट हो गया। अरे हाँ ना तो बोलो यार, हाँ थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे बेटा जी। जैसे ही इसके अंदर करंट दौड़ी, ये डिफ्लेक्ट हो गया। क्लियर? करंट का वैल्यू बढ़ाते गए, डिफ्लेक्शन बढ़ता गया। करंट की वैल्यू घटाए, डिफ्लेक्शन घटा। करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किए, डिफ्लेक्शन ने अपनी डायरेक्शन पलट दी। ये क्या एक मैग्नेट है? अरे है ना? ये मैग्नेट के ऊपर फोर्स तभी लगेगा जब ये किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका फोर्स एक्सपीरियंस करने का नहीं है। एक मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करती है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड एक ग्रेविटेशनल फील्ड से इंटरैक्ट करती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरैक्ट करती है। इस कंपास का अपना मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे दो मैग्नेट्स को ले लो, नॉर्थ पोल साउथ पोल में तोड़ दो, क्लियर है, और उनका नॉर्थ नॉर्थ पोल और साउथ साउथ पोल पास रखो तो दोनों एक दूसरे को धक्का मारते हैं। बचपन में एक गेम खेले हो, वो गोल वाला मैग्नेट वो बीच में तोड़ के एक को दौड़ाते थे, दूसरा वाला आगे आगे भागता था, सीखे हो ना? तो वो बस इसी वजह से आगे पीछे भाग रहा है क्योंकि दोनों मैग्नेट एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट दौड़ने की वजह से अगर इसके अंदर डिफ्लेक्शन हुआ है, मतलब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, जो करंट के बढ़ाने के साथ बढ़ रही है, घटाने के साथ घट रही है, डायरेक्शन रिवर्स करने के साथ ही अपना डायरेक्शन भी पलट रही है। इतनी सारी थ्योरेटिकल बातें ऑस्टेड ने कर दी। ठीक, फिर एक साइंटिस्ट आता है, उसका नाम था बायोट। क्या नाम था? बायोट। उससे एक लॉ दिया, बायोट सेवर्ट्स लॉ, जिससे हमको दो बातों का ज्ञान हुआ। पहली बात कि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कितनी होगी, और दूसरा किस दिशा में होगी। क्लियर है ना? मैग्नेटिक फील्ड को, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की कुछ बेसिक बेसिक बातें कर लें जिसको हमें आगे जाके थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। मैग्नेटिक फील्ड, कुछ बातें इसमें से आपको पता होंगी। जैसे मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं? बी से। किससे डिनोट करते हैं? बी से। मैग्नेटिक फील्ड क्वांटिटी कैसी होती है? कैसी क्वांटिटी होती है बेटा जी? वेक्टर। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? टेस्ला। एसआई यूनिट क्या होता है? टेस्ला। एक और यूनिट लिखी जाती है, दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट होती है इसकी गॉस। और एक टेस्ला जो होता है वो 10⁴ गॉस के बराबर होता है। अगर डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करी जाए, याद कर लीजिएगा, अभी कैसे आता है ये आगे चल के बताऊंगा। mt-2 a-1, ये वो बेसिक बातें हैं मैग्नेटिक फील्ड की जो आपको पता रहनी चाहिए। तो एक साइंटिस्ट आता है, जहां से आपकी पूरी फिजिक्स शुरू होती है मैग्नेटिज्म की, वो आती है किससे? बायोट सेवर्ट्स लॉ से।
ऑस्टेड ने बस एक थ्योरेटिकल एनालिसिस दी थी कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो डेफिनेटली उसके चारों तरफ कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट दौड़ रही है तो ये मैग्नेट जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। क्लैरिटी है ना? तो ये मैग्नेट में डिफ्लेक्शन तभी आएगा जब इसका इंटरेक्शन किसी बाहर रखी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड से होगा। हमारे पास कोई मैग्नेट तो था नहीं, क्या था? करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है जो करंट के बढ़ने के साथ बढ़ रही है, करंट के घटने के साथ घट रही है, डायरेक्शन रिवर्स करने के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। इतनी बात है, क्लियर है ना? उन सारी बातों को मैथमेटिकली सबसे पहले एक्सप्लेन किया किसने? बायोट ने। सुनिएगा, बायोट सेविट्स लॉ। इन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें कोई करंट दौड़ रही है, क्या? आई। करंट क्या दौड़ रही है? आई। मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन ऑफ करंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर के वेक्टर, स्केलर, और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन का कोई महत्व? तो उसका वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए हमने एक टर्म यूज किया जिसका नाम रखा करंट एलिमेंट। क्या नाम रखा? करंट एलिमेंट। उसको प्रेजेंट किया आईडीएल से। कैसे प्रेजेंट किया? आईडीएल वेक्टर। इसको बोलते हैं क्या? करंट एलिमेंट। तो बायोट ने कहा कि इस करंट एलिमेंट से, इस छोटे से एलिमेंट से, अगर आप इस वायर से कहीं दूर आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है जो इससे कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो तो पहले ये बताओ, इस छोटे से हिस्से से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो बहुत बड़ी होगी कि बहुत छोटी? बहुत छोटी होगी। अरे होगी ना? इस छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड को डीबी से प्रेजेंट किया और कहा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट एलिमेंट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? करंट एलिमेंट के। और यही मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। और यही मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के। अरे क्लियर है? इन तीनों को जब कंबाइन किया तो डीबी बराबर मिला अपने को के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या मिला बेटा जी? के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। के को बोला गया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या बोला गया? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसको लिखा जाता है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। क्या लिखा जाता है? टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। कैसे लिख रहे हो मास्टर? देखो, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला ना। के का यूनिट लिखना है, करंट का यूनिट, करंट का यूनिट डीएल का यूनिट हो। गजब नाटक है यार साला, ये मिटा आ गया। ओ भाई साहब, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। तो भाई देखो, इधर ध्यान दो, डीबी का यूनिट क्या होगा? क्या होगा? के का यूनिट निकालना है ना। करंट का यूनिट डीएल का, आर स्क्वायर का। क्या मीटर से स्क्वायर कट जाएगा? क्या नीचे मीटर बचेगा? टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। साइन थीटा का कोई यूनिट होता है? नहीं। कोई होता है? नहीं। यहां से म्यू नॉट को बोला जाता है, म्यू नॉट को बोला जाता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर और, एयर और वैक्यूम। इसका वैल्यू कितना है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। अच्छा, म्यू नॉट का अगर डायमेंशन लिखना हो तो क्या लिखोगे? टेस्ला का क्या है? एम टी माइनस टू ए माइनस वन। मीटर का एल, एम्पियर का ए माइनस वन। तो क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। मैं नीट उड़ीसा में पूछा था ये सवाल, म्यू नॉट का डायमेंशन क्या होगा? अरे क्लैरिटी है? कोई खास बात? कुछ कठिन, बहुत टफ लग रहा हो कुछ? नहीं भाई। अब हमारी सारी चर्चा ना इस टर्म के अराउंड गोल घूमेगी, यही बात करेंगे। डीबी बराबर क्या पढ़ लिए हो बोलो?
डीबी बराबर क्या पढ़ लिए बताओ, के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या? के को क्या बोलते हैं? के को, ए भाई इधर ध्यान दो यार, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वैल्यू क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, म्यू नॉट अपॉन, क्या यहां से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डायरेक्टली 10 टू द पावर -7 लिखा जा सकता है? इस वजह से जनरली हम जितने जनरलाइज्ड फॉर्मूले याद करेंगे वो के टर्म में याद करेंगे। क्लियर है ना? हमको पता रहना चाहिए के की वैल्यू किसके बराबर है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बहुत आसान होता है, कोई खास बात नहीं। अब दिक्कत ये है कि ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ना, के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर से, इससे आपको बस मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का ज्ञान हो सकता है, डायरेक्शन का ज्ञान नहीं हो सकता। अरे क्लियर है क्या? डीबी बराबर के आई डी एल साइन थीटा से आपको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड। क्या मिलेगा? ये फॉर्मूला बस तुमको क्या निकाल के देगा, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन निकालने के लिए तुमको चाहिए होगा इसका वेक्टर फॉर्म। क्या चाहिए होगा? वेक्टर फॉर्म। अच्छा ये बताओ, क्या ये आईडीएल है, क्या ये आर है, क्या दोनों वेक्टर है? अरे है कि नहीं है? दोनों के बीच का एंगल कितना है, कितना है, कितना है? अरे हाँ ना तो बोल लिया करो यार। हाँ ये बताओ, आईडीएल इंटू आर साइन थीटा बराबर क्या मैं आईडीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिख सकता हूं? नहीं आया। एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई ए, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी हो गई बी। ए बी साइन थीटा क्या ए क्रॉस बी के बराबर होता है? अरे ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को गधा दास ए बी साइन थीटा ही तो लिखते हो, लिखते हो ना? और ए क्रॉस बी से जो रिजल्ट मिलता है क्या उसको सी वेक्टर बोलते हैं? और सी वेक्टर जो होता है क्या ए के परपेंडिकुलर होता है? और सी वेक्टर क्या बी के भी परपेंडिकुलर होता है? क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो गिवन दो वेक्टर्स का जिनका क्रॉस हो रहा है उससे कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। हमने देखा हमारे फॉर्मूले में आईडीएल है, आर नहीं है। अगर ऊपर आर होता तो मैं क्या करता, आईडीएल क्रॉस आर लिख देता और साइन थीटा को हटा देता। तो आर था नहीं तो हमने कहा कोई बात नहीं, नहीं है तो ले आ देते हैं, आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड। तो डीबी बराबर क्या मिलेगा, के आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। अरे क्लियर है क्या? अब देख आईडीएल क्या एक वेक्टर है, करंट एलिमेंट क्या एक वेक्टर बन गया। करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, उसमें डायरेक्शन का कोई खास महत्व रहता है नहीं रहे, लेकिन आईडीएल बन गया जब करंट एलिमेंट बन गया तो डायरेक्शन का महत्व आ गया। करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा करंट की डायरेक्शन में रहेगा। अरे क्लैरिटी है ना? तो अब देख, क्या इसको तूने ऐसे लिखना है, के आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अब ये क्या डीबी वेक्टर हो जाएगा? अरे हो जाएगा भैया। देखो क्या के कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, क्या आर क्यूब भी कांस्टेंट है, क्या दो वेक्टर हैं डीएल वेक्टर और आर वेक्टर। तो मैं डीबी वेक्टर को क्या ऐसे लिख सकता हूं कि ये परपेंडिकुलर होगा आई डीएल वेक्टर के। अरे होगा कि नहीं होगा? परपेंडिकुलर होगा किसके, आईडीएल के। और ये डीबी मेरा परपेंडिकुलर होगा किसके, आर वेक्टर के। अरे होगा। और क्रॉस प्रोडक्ट बना है, क्रॉस प्रोडक्ट बना है तो सी वेक्टर बराबर, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो सी वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए हम दो फॉर्मूला यूज करते हैं। एक का नाम होता है राइट हैंड पाम रूल और दूसरा होता है राइट हैंड थंब रूल। दोनों फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। क्लैरिटी है? अब सुनना ध्यान से, बहुत आसान चैप्टर है, एकदम सीधा सीधा सड़ेला सा चैप्टर है, कुछ नहीं है भाई इसमें। बस खाली बस कंसेप्चुअली चीजें लाइन बाय लाइन समझ आनी चाहिए, और पहले दो लेक्चर अगर समझ गए तो आगे फिर बहुत आसान है। यहां ध्यान दो, अगर मान लो हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और यहां से आर डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट पी है और तुमको पी पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मुझे करंट का ज्ञान है, आर का ज्ञान है, मैं मैग्नीट्यूड आंख बंद करके निकाल सकता हूं, डीबी बराबर क्या, के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर निकाल सकता हूं। हाँ। सोच, इसमें करंट कहां जा रही है, ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड का जो तूने फॉर्मूला लिखा है डीबी वेक्टर बराबर, वो क्या लिखा है,
KIDL क्रॉस R अपॉन R क्यू। हर बार हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। KIDL साइन थीटा वाइन थीटा नहीं यूज करेंगे। कभी कभी ऐसे पीक टाइम पे पीछे वाला फॉर्मूला आपको कंफ्यूजन देगा ना, कि आप सोचोगे कभी थीटा आ रहा है, कभी 90 डिग्री आ रहा है, तो इसलिए हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? वेक्टर फॉर्म। क्लैरिटी है ना? ये तुमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बहुत साफ सुथरा कैलकुलेट करके देगा। अब सुनना, पहली प्रायोरिटी करंट एलिमेंट। पहली प्रायोरिटी, जो पहली प्रायोरिटी है वो टिप पर, पहली प्रायोरिटी टिप पर। दूसरी प्रायोरिटी, तीसरी प्रायोरिटी थंब पे। क्या तीसरी प्रायोरिटी मैग्नेटिक फील्ड है? करंट कहां जा रही है? ऊपर। देख, आर क्या इधर है, अंगूठा कहां गया? अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इनवर्ट। क्या होगा? इनवर्ट। एक ये तरीका हो गया निकालने का। दूसरा, करंट इधर जा रही है, मुट्ठी बंद कर लो। अरे बात समझ रहे हो ना? तो यहां से देखो फिंगर क्लोज हो रही है, तो इस तरफ से इनवर्ड और इस तरफ से आउटवर्ड। नहीं आया? आया हो? इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। क्लैरिटी? समझ गए? इतनी सी बात है। जनरली हम यही राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, यहां पर सारी डायरेक्शन आराम से पता चल जाते हैं। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? इनवर्ड। अब मान लो हम कहे कि ये वायर है, ये वायर, इसका मतलब समझते हो? इट इज एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, और करंट किधर जा रही है? बाहर की तरफ। किधर आ रही है? यहां पी पॉइंट पे पूछा तेरे से मैग्नेटिक फील्ड, ये बता। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, करंट किधर आ रही है? बाहर आ रही है ना? क्या मुट्ठी बंद करें भाई? यहां पे देख तो, अरे करंट ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है ना, टेंजेंट खींचना है बस। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? बी वेक्टर। क्या हो जाएगा? क्या बी वेक्टर आर के परपेंडिकुलर है? क्या बी वेक्टर मेरे करंट से भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है? देख, वायर तो ऐसे है ना, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, कितना एंगल बन रहा है? ये 90 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है? 90। और डायरेक्शन निकालेगा? ये बता। हम कह रहे हैं कि यहां पर मेरी करंट है, यहां पर मेरा पॉइंट पी है। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। करंट किधर जा रही है? अंदर। अरे ऐसे ग्रैब करेंगे वायर को, देखिए यहां से कैसे बाहर आ रही है, क्या ऐसे टेंजेंट खींचोगे? बस ध्यान देना है, टेंजेंट खींचते समय आर से कितना एंगल बनाएगा? आर से 90 बनाए, आई से अपने आप 90 हो जाएगा। अगर आर से 90 बना तो आई से अपने आप 90 बन जाएगा। क्लियर है क्या? अच्छा सोच, अगर मैं तेरे से कहूं, ध्यान दे, यहां पर एक वायर है, यहां पर एक वायर है, ये है I1, और इसमें करंट जा रहा है कितना? I2। बस मुझे बताना है कि अगर मैं कहूं इस P पॉइंट पे इससे मैग्नेटिक फील्ड B1 है और इससे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? B2 है, तो बता B1 प्लस B2 होगा कि B1 माइनस B2? सोच के, करंट के हिसाब से गए मां मुंह फोड़ देंगे गधा। चार्ज पढ़ रहे हो बे? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। देख करंट किधर जा रही है? ऊपर। करंट किधर जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ना, करंट किधर जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड। तो B1 प्लस B2, और डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन किधर होगा? इनवर्ड। अरे आया? आया? चलिए बता, दोनों में करंट नीचे जा रही, दोनों में करंट नीचे जा रही है, तो इनवर्ड आउटवर्ड बताना है। ये B1 है, ये B2 है, ये I1 है, ये I2 है। मैं कह रहा हूं I1 बड़ा है I2 से, तो ऑब्वियस सी बात है, ऑस्टेड ने क्या कहा? जिसका करंट ज्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड, यही बोला ना? तो बता क्या लगेगा? करंट इधर जा रहा है, B1 बाहर है ना, B1 जो है वो बाहर है, और B2 बाहर। अरे इधर बाहर है दादा, इधर कैसा है? इनवर्ड। तो B2 जो होगा वो क्या होगा? इनवर्ड। अब ये बताओ कौन बड़ा, B1 की B2? क्योंकि I1 बड़ा है और I2, तो B1 बड़ा होगा, तो B नेट क्या लिखोगे? B1 प्लस B2 की B1 माइनस B2? B1 माइनस B2। डायरेक्शन इनवर्ड की आउटवर्ड? इनवर्ड। अबे B1 बड़ा है यार, डायरेक्शन कैसी आएगी? आउटवर्ड। अब बता, डायरेक्शन निकालने में कोई दिक्कत है? हाँ रे गधेड़े, B2 बाहर आ रहा है, खच्चर कहीं का। करंट इधर जा रही है ना, यहां देख, यहां बाहर है गधेड़े, यहां अंदर ही है, इस जगह देखना है तुझे। यहां पे देख, करंट नीचे जा रही है, यहां इनवर्ड है और यहां क्या है? आउटवर्ड है।
हाँ मुंह फोड़ दूंगा आप बकवास करोगे तो। आधा समझ आया? थोड़ा ध्यान दे, तो ध्यान से पढ़, इनवर्ड आउटवर्ड नहीं देख पा रहे हैं। अरे यहां तक कहानी क्लियर है? अब देख, टाइम पास क्वेश्चन देख, कह रहा वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेविट्स लॉ, पूछा गया है नीट में ये सवाल। क्या होगा? सी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के हो गया, आई डीएल वेक्टर एक हो गया, आर वेक्टर ये हो गया, आर क्यूब ये हो गया। अरे हो गया ना? सी। और देख, ये कह रहा एन एलिमेंट डेल्टा आई इक्वल्स टू डेल्टा एक्स ऑफ आई कैप is placed at the origin and carries a current I equals to 10 एम्पियर। ये रहा रखा हो, रखा है ना? इसमें करंट दौड़ रही है I बराबर कितना एम्पियर? 10 एम्पियर। छोटा सा एलिमेंट है जिसकी लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर। देख डेल्टा एक्स बराबर कितना? 1 सेंट। कह रहा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। पहले ये बता P पॉइंट पे डायरेक्शन किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का? गलत नहीं होना चाहिए, बाहर मतलब एक्स वाई जेड। जेड ना, जेड ना, प्लस के कैप की माइनस के कैप? प्लस के कैप ना, है ना? के कैप आई कैप जे कैप जे कैप, ए आंसर। अरे यार, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो पहले डायरेक्शन देख लिया कर। अब फिर अगर निकालने की जरूरत पड़ जाए तो एलिमेंट बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा? बहुत छोटा ना। इससे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो बड़ी है कि छोटी? बहुत छोटी। क्या डायरेक्टली बायोट-सेविट्स लगा देंगे? डीबी बराबर क्या? के आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। यही आर क्यूब हो गया। के कितना? के बाय के कितना? अरे 10⁻⁻7 दादा। इसीलिए कह रहे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नहीं लिखना है, डायरेक्टली के लिखना है, क्योंकि के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻7। आई 10 ना। डीएल और आर के बीच का एंगल कितना हो? डीएल और आर के बीच का 90। अरे क्लियर है ना? तो डीएल आर साइन 90 हुआ कि नहीं हुआ? साइन 90 का वैल्यू क्या? आर से ये क्यूब कट जाएगा, क्या बचेगा? आर स्क्वायर। क्या बचेगा? तो आइडियल कितना लिख ले? डीएल कितना? 1 सेंटीमीटर ना। 10⁻⁻2। आर ना लिखने से अच्छा यहां डायरेक्टली नीचे आर स्क्वायर लिख लिया है। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 0.5 है, तो क्या 1/2 का स्क्वायर कर दिया जाए यार? 2 दूना 4, आ गया 4 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। डायरेक्शन किधर है? अरे प्लस के कैप ना, हो गया आंसर। अरे समझ आया? कठिन लग रहा है? चल जल्दी पेन चला, फटाक से शुरू हो रहा। ये लिखो, जल्दी लिखो जल्दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। हो गया भाई? अगली स्लाइड में चलें? जल्दी करो यार, जल्दी फटाफट पेन चलाओ भाई। आगे बढ़े, जल्दी कर यार, जल्दी कर भाई, टाइम बहुत कम है यार। है? अब सब भाग जाएंगे, मैं अकेले फंस जाऊंगा यार, डर नहीं लगेगा? हाँ क्या?
मेरे पार्टनर हैं कौन? सुधांशु सर? अच्छा, नहीं मुझे लगा तरुण सर भी साथ देंगे, लेकिन दो दो क्लास लगवा लिए। है? उनके सारे मित्र चले गए क्या बाबू? तरुण सर का क्लास हटा के मैं लगवा लूं? पागल हो क्या? बड़े आदमी है भाई वो, दौड़ाक मारेंगे मुझे। चाहे रोजी रोटी ना चले, हैं? चलने दो। चलो भाई, अगला हिस्सा ये लिखो। भाई अब नहीं यार, प्लीज। ये लिखो, अरे वो लिख लेना घर यार, इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है उसमें। ये लिखो जल्दी, जल्दी लिखो। मुझे तुमसे मोहब्बत है कि तक। चले भाई आगे बढ़ाते हैं, जल्दी करो। लिख लो लिख लो। डर लग रहा है? माउंटेन ड्यू पियो। डर डर के आगे जीत है। डरो मत, डरो मत। अभी युद्ध नहीं आसान। अभी कहाँ डर रहे हो? डरना अप्रैल में, अप्रैल के लास्ट वीक में, अभी मत डरो। अगर अप्रैल के लास्ट वीक तक जाते जाते, हाँ एक तो ऑटो शायरी पढ़े थे यार, बड़ा मस्त शायरी था भाई। अरे भाई साहब, इतनी खतरनाक लाइन लिखी थी ना यार, सुना देते हैं यार तुम्हें। हाँ भाई हाँ, शायरी सुनो तो। लिख लो पहले तब सुनाओ। हाँ भाई, क्या क्या? हाँ एक बार और सुनाए थे, फोटो खींच लेते हैं ना यार, जब कुछ अच्छा दिख जाता है तो। हाँ, लाइन है भाई। हाँ भाई, हो गया, बीच में है, यहाँ आ जाए, अच्छा। हाँ। मोहब्बत में हम उनको भी हारे हैं जो कहते थे कि जनाब हम तो सिर्फ तुम्हारे हैं। वाह वाह, वाह 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 वाह। ये आशिक मिजाजी एक रिक्शा वाले के लिए जीवन में बहुत जरूरी है। कुछ तो मोटिवेशन चाहिए उसको जीने के लिए। बस इतना ही था। तो और कितनी बड़ी लाइन लिखेगा? रिक्शा पे लिखा था। हे रुक जाओ, क्या कह रहे हो बाबू? टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स लिखे थे, यहां हैंग हो गया था। नहीं भाई, मन की आंखों से मत देखो। हो गया भैया। एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेविट्स लॉ। पहला, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। बहुत कंफ्यूजन होता है एंगल वेंगल लिखने में। आज के बाद नहीं होगा। रट काहे लोगे बे? हाँ बोलो, क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड स्नेक।
अच्छा, ओ भाई साहब बना दिया। बस सही, परफेक्ट। चले भाई आगे बढ़े, आ जाओ अगले हिस्से पर। अरे डायरेक्शन निकालना समझ आया? अरे आया भाई, ये थोड़ी लिखोगे यार, घर लिखना, थोड़ा सा जगह छोड़ लो। ये सवाल समझ आया? ये सवाल समझ आया? अगला हिस्सा है एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। एप्लीकेशन है बेटा जी, सबसे पहली एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। बहुत ध्यान से सुनना, अपन डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं, फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले की एप्लीकेशन सीखेंगे। मान लीजिए हम आपसे कहें, सुनिए सुनिए भाई साहब, बस एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। अगर आपको कभी कोई इनफाइनाइट लॉन्ग वायर मिल जाए और किसी पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो सबसे पहला काम आप देखेंगे कि ये पी पॉइंट वायर से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है। पहला क्या ढूंढोगे? पी पॉइंट और वायर के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, दैट इज ए, दैट इज ए। ठीक, वायर में करंट दौड़ रही होगी, एक एंड होगा जहां से करंट शुरू हो रही होगी और एक एंड होगा जहां पर करंट खत्म हो रही होगी। क्लियर है ना? एक एंड जहां से करंट शुरू हो रही होगी और एक एंड जहां पे करंट खत्म हो रही है। जहां से करंट शुरू हो रही है वो जहां से करंट खत्म हो रही है वो रेफरेंस लाइन से एंगल कितना बन रहा है? अल्फा। और जहां से करंट शुरू हो रही है वो रेफरेंस लाइन से कितना एंगल बना रहा है? बीटा। कितना बना रहा है? बीटा। अब सुनिएगा, इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पहले बताइए क्या होगा? वायर की वजह से करंट किधर जा रही है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इनवर्ट। किधर होगा? इस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के आई बाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा कौन सा एंगल है? जहां करंट खत्म हो रही है। अल्फा कौन सा एंगल है? जहां करंट खत्म हो रही है। बीटा कौन सा एंगल है? जहां करंट, अगर वो रेफरेंस लाइन के नीचे है तो पॉजिटिव। जहां से करंट शुरू हो रहा है, रेफरेंस लाइन कौन सी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बीच वाला नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या भाई साहब? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? मेरा बीटा अगर रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के नीचे है तो यहां पर मेरा बीटा जो सवाल में रखा जाएगा वो पॉजिटिव, और अल्फा रेफरेंस लाइन के ऊपर है तो अल्फा भी क्या रखा जाएगा? पॉजिटिव। इसके अलावा जिसने भी अपना डायरेक्शन चेंज किया वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि ये आपके पास एक वायर है, ठीक है, समझिएगा, ये आपके पास एक वायर है, यहां से एक पॉइंट है पी, इस पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। करंट इसमें दौड़ रही है आई। करंट कितनी दौड़ रही है? आई। ये बताइए, क्या वायर से पी पॉइंट की जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है वो वायर से 90 डिग्री का एंगल बना रही है? नहीं बना रही है, नहीं। तो सबसे पहला काम आपको ढूंढना पड़ेगा वो डिस्टेंस जो वायर से कितना एंगल बनाए? 90 डिग्री। तो क्या मैं इस वायर को आगे पीछे एक्सटेंड कर सकता हूं? क्या ये डिस्टेंस मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा? ए। कैसे निकलेगा, क्या होगा, वो सभी आगे आपको पता चल जाएगा। जहां से करंट शुरू हुई है वो कौन सा एंगल होगा? बीटा की अल्फा? जहां से शुरू हुई है वो बीटा, जहां से शुरू हुई है वो बीटा, जहां खत्म हुई है वो, क्या ये एंगल मेरा अल्फा होगा? यहां अल्फा पूरा, इस रेफरेंस लाइन से अल्फा और बीटा मेजर किए जाएंगे। अल्फा को रेफरेंस लाइन के ऊपर होना था, यहां अल्फा क्या रेफरेंस लाइन के ऊपर है, तो अल्फा कैसा होगा? पॉजिटिव। बीटा को रेफरेंस लाइन के नीचे होना था, बीटा कहां चला गया? रेफरेंस लाइन के ऊपर, तो बीटा कैसा? बीटा कैसा? नेगेटिव। मोटा मोटा हिसाब समझ आया? अब सोच, यही यही इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है मित्र। अगर ये बात तुमको समझ आ गई ना, तुम बहुत आसानी से सवाल खींच ले जाओगे। अब सोचो, मैंने कहा यहां पर मेरा कोई पॉइंट है पी, क्लियर है क्या? करंट ऐसे चल रही है, करंट ऐसे चल रही है, बताओ क्या करें? जहां करंट खत्म हो रही है वो कौन सा एंगल है?
क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा? जहां करंट खत्म हुई है वो कौन सा एंगल है? अल्फा। जहां से शुरू हुई है वो कौन सा एंगल है? और अल्फा बीटा क्या रेफरेंस लाइन से मेजर किए जाएंगे? बीटा को रेफरेंस लाइन के नीचे होना था, क्या वो नीचे है? तो बीटा कैसा होगा? बीटा कैसा होगा? अल्फा। अल्फा नहीं आया, समझ गए? पक्का जी? कोई दिक्कत? चलिए एक आखिरी बात, अगर हम कहें कि ये वायर है, करंट ऐसे जा रही है डाउनवर्ड, और पॉइंट पी मेरा यहां पर है, तो क्या करिएगा? क्या यहां से वायर को एक्सटेंड करके ए लिखेंगे? जहां से करंट शुरू हुई है वो कौन सा एंगल होगा? बीटा ना। जहां करंट खत्म हुई है वो कौन सा एंगल है? अरे है कि नहीं है? अरे है ना भाई। अब बताओ कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? सोच के समझ के ध्यान से बोलो 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 बोलो। कहा भैया? बीटा कैसा होगा? पॉजिटिव। अल्फा कैसा होगा? नेगेटिव। अरे क्लियर है क्या? नहीं आया? याद रखिएगा, रेफरेंस लाइन के नीचे गए हैं ना, रेफरेंस लाइन के नीचे। क्या बीटा को रेफरेंस लाइन के नीचे होना था? है। बीटा पॉजिटिव, अल्फा नेगेटिव, अल्फा नेगेटिव। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी वो नेगेटिव आएगी। क्या आएगी? नेगेटिव। क्या आएगी? आपको एक बात जरूर ध्यान देनी है, क्या इस सिचुएशन में और इस वाले सिचुएशन में कोई खास अंतर है? करंट किधर जा रही है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड ना। अरे भाई करंट ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? इनवर्ड। यहां करंट कहां जा रही है? नीचे। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? समझ आया ना? तो अगर मान लीजिए आप यहां अल्फा को पॉजिटिव लिखें, बीटा को क्या लिखें? नेगेटिव। गलती से हमारे मन में ये ख्याल आ भी जाए कि मैं अल्फा को पॉजिटिव लिख लूं, बीटा को नेगेटिव लिख लूं, तो मेरा दोनों आंसर तो सेम ही आ जाएगा। अरे क्लैरिटी है ना? तो डिफरेंशिएट करने के लिए ये बात ध्यान रखिएगा, जिसको जहां होना था अगर वो वहां है तो वो पॉजिटिव रहेगा, जो एंगल चेंज हुआ वो नेगेटिव हो जाएगा। और बेसिक स्टैंडर्ड कौन सा है? पहला वाला। बीटा को क्या रेफरेंस लाइन के नीचे होना है? अगर बीटा रेफरेंस लाइन के नीचे है तो, और अल्फा रेफरेंस लाइन के ऊपर है तो। अरे क्लैरिटी है ना? इसके अलावा जो भी पलटा वो नेगेटिव। यहां देख कौन ऊपर चला गया? बीटा। बीटा को कहां होना था? रेफरेंस लाइन के नीचे। कहां चला गया? ऊपर। बीटा क्या हो गया? अल्फा रेफरेंस लाइन के ऊपर था और अभी है भी, तो क्या? पॉजिटिव। क्या यहां कहानी पलट गई? अल्फा अल्फा रेफरेंस लाइन के नीचे चला गया ना, तो नेगेटिव। बीटा रेफरेंस लाइन के नीचे है, उसको वहीं होना था, बीटा खत्म बात। अरे समझ आया? सेम यहां पे बीटा को कहां होना था? रेफरेंस लाइन के नीचे। क्या है? अरे है ना, बीटा पॉजिटिव। अल्फा इसको रेफरेंस लाइन के ऊपर होना था, कहां है? रेफरेंस लाइन के नीचे। अल्फा क्या होगा? नेगेटिव। अब सुनना, सुनना ध्यान से। ये समझ गए तो फिर इसके बाद की कहानी बहुत आसान है। फिर और तो छोटी छोटी एप्लीकेशन है यार, टाइम पास। मान लो हमने कहा ये एक वायर है, क्लियर है भाई? इस वायर में करंट दौड़ रही है 10 एम्पियर की, और ये ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट। ये डिस्टेंस है 5 मीटर की, यहां पर पॉइंट है पी। इस पी पॉइंट पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। क्या चाहिए पी पॉइंट पे? ये एंगल जो है तुम्हारा, ये है 53 डिग्री। कितना एंगल है भाई साहब? 53 डिग्री। तो सोचो, क्या सबसे पहला काम हम वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढेंगे? क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर से? है? नहीं है। तो क्या वायर को एक्सटेंड करना पड़ेगा? आगे कहीं परपेंडिकुलर मिलेगा या पीछे? क्या ऐसे पीछे खींच दे? क्या यहां कहीं परपेंडिकुलर मिल जाएगा? ये एंगल कितना है? कितना? ये 90 ना। ये कितना? अब जोड़े भैया, 53, 90, 37।
53। अरे क्लियर है जी। अब सुनना, ये वाला एंड कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट हमेशा रेफरेंस से कितना एंगल बनाएगा? क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया? ये कितना है? ये कितना है? 53। इसको क्या 3 लिख लूं? मतलब ए मुझे मिल गया 3 मीटर। ए कितना मिल गया? 3 मीटर। बीटा, जहां से करंट शुरू हुआ है क्या वो बीटा है? अब बीटा बताओ क्या लिखूं, +53 की -53? क्या बीटा को रेफरेंस लाइन के पीछे होना था? क्या रेफरेंस लाइन के आगे है? तो +53 की -53। और अल्फा में इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, तो कितना हो जाएगा? 90 +90 ना? नहीं आया? आया हो तो क्या लिखोगे बोलो? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KI/A साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। KI/A साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। के की जगह क्या? 10⁻⁻7। आई की जगह कितना? 10। ए की जगह कितना? 3। साइन अल्फा की जगह क्या साइन 90 हो जाएगा? और साइन बीटा की जगह, अरे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है भाई, तो -sin53। -sin53। समझ आया? नहीं आया? आया भाई साहब? क्या लिखोगे बोलो तो? साइन 90 का वैल्यू, इसको 10⁻⁻6/3। साइन 90 का वैल्यू 1, 1 - 4/5। 5 में से 4 गया, क्या 10⁻⁻6/15 टेस्ला आ जाएगा क्या? अरे कठिन लगा? टफ है? पक्का? समझ आ रहा है? देख लो। चल एक और बात बताओ, अगर मान लो तुमसे कहा जाए कि ये तुम्हारे पास एक वायर का सेक्शन है, आसान सवाल पूछ रहा हूं, इसमें करंट जा रही है 2 एम्पियर, यहां से 2 मीटर की डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है पी, ऊपर वाला जो सेगमेंट है ये एंगल बना रहा है 53 डिग्री, और नीचे वाला सेगमेंट बना रहा है कितना? 37 डिग्री। तो बोलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है क्या? कितना है? अरे 2 मीटर यार। अल्फा कितना? +53 की -53? और बीटा कितना? +37 ना? क्या ए अल्फा बीटा और करंट तुमको पता है? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बोलोगे क्या है? KI/A। क्या भाई? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब सुनना जरा, यहां ध्यान दो। तो हमने कहा कि एक ये वायर है, एक ये वायर है, दोनों इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ये इधर और ये इधर, इसमें करंट ऐसे जा रही है, यहां पर एक कोई पॉइंट है पी, यहां पर एक कोई पॉइंट है पी, जो इस वायर से यहां से भी ए डिस्टेंस पर है और यहां से भी ए डिस्टेंस पर है। तुमको कहा गया पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, लिखो जरा। तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, सब दे दिया है तुमको, कुछ तुमको अपने पास से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस बताना है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, इसका मतलब समझ रहे हो क्या? कि ये वायर का ये एंड कहां से आ रहा है? इनफाइनाइट। और ये एंड कहां जा रहा है? इनफाइनाइट। अल्फा बीटा ढूंढो। पहले इस वाले वायर को सॉल्व करना, ये वायर 1 और ये वायर 2 सॉल्व करो। वायर 1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिख रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, अल्फा और बीटा बताना। बहुत ध्यान से सोच समझ के सारी बताई गई बातों को याद रखना है। जहां से करंट शुरू होगा वो होगा बीटा, जहां करंट खत्म होगा वो होगा अल्फा। दोनों साइड से ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट पी का।
बस दीवानगी दीवानगी है। सबसे नहीं आया क्या? B1 भी नहीं आया क्या? ए भैया, ए भैया, क्या यहां लाइन खींचे हो? क्या यहां नीचे देखोगे? लिखने की जरूरत है नीचे वाले का। वायर 1 में अल्फा बराबर, जहां करंट खत्म हो रही है, क्या 45 डिग्री प्लस 45 की माइनस 45? नहीं आया। लिखे हो माइनस 45। और बीटा बराबर कितना? प्लस 90 डिग्री ना? अरे हाँ ना यार। तो वायर 1 से मैग्नेटिक फील्ड बताओ तो B1 कितना होगा? क्या लिखोगे? के आई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ए, और फिर क्या? साइन, बोलो बोलो बोलो, साइन अल्फा की जगह क्या लिख लें? माइनस 45 ना, और प्लस साइन 90। लिखे हो ये बात? तो B1 कितना हो गया? के आई बाई ए, साइन 90 का वैल्यू 1, साइन माइनस 45 क्या 1/√2 हो जाएगा? ये B1 हो गया। डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड। तो B1 के आगे ऐसे लगा लिया करो क्रॉस। क्लियर है क्या? B2 लिखोगे? B2 भी तो लिखोगे के आई बाई ए साइन अल्फा, जहां करंट खत्म हो रहा है 90 डिग्री ना, साइन 90 प्लस की माइनस। अरे भाई बीटा को 45 को पीछे होना था ना। अरे दादा ये ए है, ये ए है, तो एंगल तो 45 ही रहेगा। तो प्लस 45 लिखे कि माइनस 45 भाई? प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, प्लस 1/√2। सोचो, साइन 45। अगर ये समझ गए तो तुम्हारा काम बन गया, मतलब मित्र तुम 90% सीख गए इसको। तो B बराबर क्या हो गया? के आई बाई ए, साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 45 का वैल्यू। डायरेक्शन किधर लिखे? आउटवर्ड की इनवर्ड? डायरेक्शन। घटिया रिस्पॉन्स करते हो बे। करंट इधर जा रहा है ना, डायरेक्शन आउटवर्ड। कौन बड़ा है, B2 की B1? कौन बड़ा है? B2। तो B नेट क्या होगा? B2 प्लस B1 की B2 माइनस B1? B नेट बराबर B2 माइनस B1। तो के आई बाई ये दोनों में कॉमन है क्या? 1 प्लस 1/√2 में से 1 माइनस 1/√2 घटाएगा क्या? 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा? 2/√2। और जोड़ ना पाओ तो भाई दुख है। अगर जोड़ ना पाओ तो दुख है। के आई बाई ए, के आई बाई ए कॉमन कर लिए, 1 प्लस 1/√2 है, और यहां क्या है? 1 माइनस 1/√2। इसको घटाओगे तो क्या 1 नेगेटिव हो जाएगा? 1/√2 क्या पॉजिटिव हो जाएगा? तो 1/√2 प्लस 1/√2 को क्या 2/√2 लिख सकते हैं? अरे हाँ ना तो बोल लो यार। तो क्या बचेगा? बी नेट बराबर बोल, के आई बाई ए √2। ये हो गया बी नेट। अरे समझ आया? ऐसे क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखो, ये एक सवाल देखो, MPPMT 2014। एक वायर ये रहा और एक वायर ये रहा, इसका एंड डिफाइन है? नहीं। तो ये कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट। ये कहां से आ रहा है? इनफाइनाइट। क्या बना पाओगे? D डिस्टेंस दूर P पॉइंट है, क्या ये D इस वायर से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है? बाइसेक्टर पे है तो कितना बना रहा है? 60। बाइसेक्टर पे तो कितना बना रहा है? 60। 60 बना रहा है ना भाई? तो क्या तुमको परपेंडिकुलर ढूंढना पड़ेगा? क्या करोगे? क्या 90 डिग्री खींच लोगे? एक वायर से निकालो, दूसरे वायर से निकालो, काम खत्म। जहां से करंट शुरू हो रही है वो कौन सा एंगल? अल्फा की बीटा? जहां खत्म हो रही है, जहां से शुरू हो रही है बीटा, जहां खत्म हो रही है। फॉर्मूला लगा सकते हो क्या भाई? अब ये 60 है तो ये कितना होगा? 30। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? D cos 30 डिग्री। cos 30 का वैल्यू √3D/2। क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया? तो इसको मैंने बोला वायर 1 और इसको बोल दिया वायर 2। वायर 1 से मैग्नेटिक फील्ड लिख, वायर 1 से मैग्नेटिक फील्ड लिख। क्या लिखेंगे? के आई बाई ए की जगह क्या लिखूं बोल?
ए की जगह क्या लिखूं, √3d/2 और साइन एल्फा, एल्फा कितना, जहां करंट खत्म हो रही है वो रेफरेंस लाइन से कितना एंगल है, +30 की -30, किसी को माइनस तो नहीं लग रहा, और बीटा +90 की -90 माइनस। अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता यार, साइन 30 का वैल्यू साइन 90 का वैल्यू दोनों जोड़ेगा तो क्या 3/2 हो जाएगा। तो b बराबर क्या लिखेगा, एक वायर से b1 से 2ki/√3d और यहां पे कितना 1/2 + 1 तो कितना हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ki/d√3 बचेगा b1। अरे आया, यही b2 भी होगा, देख लो। क्यों, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही रहेगा, अरे रहेगा कि नहीं रहेगा, अरे ये भी तो 30 डिग्री होगा ना, तो यहां बीटा क्या हो जाएगा, बीटा +30 और अल्फा, अरे ये रेफरेंस लाइन हो गई कि नहीं तुम्हारी, बीटा को क्या रेफरेंस लाइन के नीचे होना था, क्या नीचे है, तो क्या लिखोगे +30, क्या अल्फा को रेफरेंस लाइन के ऊपर होना था, क्या है, कितना है 90, +90 ना, वैल्यू रख आंसर निकाल, दोनों बराबर मिलेंगे, बस जहां 30 लिखा है वहां 90, जहां 90 लिखा है वहां 30, क्या सेम ही आंसर आएगा, अरे आएगा। तो बी नेट कितना, बी नेट कितना, क्या दोनों को जोड़ देंगे, देख इसमें करंट इधर जा रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड किधर है इनवर्ड, इसमें करंट इधर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, क्या दोनों जुड़ जाएंगे, तो बी नेट बराबर b1 + b2, बी नेट बराबर b1 + b2 तो क्या हो जाएगा 2ki√3/d, के की जगह μ0/4π, तो आंसर क्या होगा μ0I/2πd√3, क्या आंसर है, कौन सा आंसर है, डी। अरे समझ आया, ऐसे छोटे छोटे सवाल बना पाओगे, वायर फ्रेम के क्वेश्चंस बनेंगे, बनेंगे, अभी रुको, अभी थोड़ी देर बाद नहीं बनेंगे। ये देखिए टाइम पास एक चीज देख ले, ये देख कह रहा कि 2 पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर एज शोन इन फिगर, if the resultant magnetic field at a point A is 0, A पॉइंट पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0, then determine the value of current I, क्या निकाल सकते हो, अब इसमें वायर कहां जा, करंट कहां जा रही है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, क्या B1 लिख लूं, क्या लिख लूं भाई साहब B1, इनवर्ड क्या आउटवर्ड, इनवर्ड, इसकी वजह से कैसा होगा भाई, आउटवर्ड होगा ना, B2 क्या होगा आउटवर्ड, दोनों बराबर हो जाए तो क्या नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, B1 = B2 लिख दो यार, क्या ही दिक्कत है इसमें, फॉर्मूला जानते हो क्या, B1 = B2, क्या दोनों एंड डिफाइन है, नहीं, तो ये भी इनफाइनाइट और ये भी इनफाइनाइट, दोनों जगह एंगल 90 डिग्री ना, तो B अगर इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो क्या लिखोगे KI/A sin 90 + sin 90, तो sin 90 का वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाता है 2KI/A, B इनफाइनाइट कितना 2KI/A। अच्छा घबराना नहीं अगर कहीं ऐसा फॉर्मूला मिल जाए तो, μ0I/2πA, अरे घबराओगे क्या, K का वैल्यू कितना है μ0/4π, क्या 2 दूना 4 हो जाएगा। अच्छा एक और बात यही कवर कर लो, ये बताओ अगर मान लो मैं कहूं कि ये सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, कैसा है सेमी इनफाइनाइट, करंट ऐसे जा रही है, और जा रही है ना, एक एंगल 0, एक एंगल 90, तो बी नेट क्या लिखोगे, बोलो KI/A sin 90 + sin 0, अरे क्लियर है क्या, sin 0 का वैल्यू sin 90 का वैल्यू 1, तो क्या केवल KI/A हो जाएगा, क्या पूरे वाले का आधा हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना, ये दो रिजल्ट रट लेने हैं, इन दो रिजल्ट्स को याद कर लेना, कोई 12 बजे रात को उठा के पूछ ले कि बी इनफाइनाइट क्या होगा तो पता रहना चाहिए 2KI/A, सेमी इनफाइनाइट बोलेगा तो KI/A, इनफाइनाइट का आधा, इनफाइनाइट का आधा। अभी और बात करेंगे इसके ऊपर, तो B1 को क्या मैं ऐसे लिख लूं KI1/A1, अरे लिख लूं 2K, और यहां क्या 2KI2/A2, 2K से 2K गया यार, I1 कितना है यार 10 और A1 कितना है 9 और I2 कितना है नहीं पता, A2 कितना है 27, 9 त्रिक 27, तो I2 बराबर, क्या ये कठिन सवाल है क्या,
अरे कठिन है नहीं, आओ थोड़ी और बात सिखाते हैं तुम्हें। यहां देखो, सुनो 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 बच्चा, इधर ध्यान दो। अगर मान लो हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, क्या भाई साहब, करंट किधर आ रही है? डॉट का मतलब समझते हो ना, आउटवर्ड। करंट किधर आ रही है? आउटवर्ड। मैं कह रहा हूं कि ये बताओ एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करेगी? अब भाई इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड या तो ऊपर होगी या तो नीचे। तो अगर ये जेड एक्सिस है तो ये कौन सा एक्सिस है? वाई है कि नहीं है? सुन, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? बी बराबर क्या होता है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से? 2KI/A। मैं एक्स एक्सिस पर हूं तो क्या एक्स लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना? ग्राफ आएगा भाई साहब, एक बार ध्यान से देख लो, सारी कहानी खत्म। अब हम कह रहे हैं कि हमको मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। मेरी मैग्नेटिक फील्ड कौन सी एक्सिस में है? वाई में। कौन से में? अगर प्लस वाई में है तो पॉजिटिव और माइनस वाई में है तो नेगेटिव। यहां सोचो तो करंट किधर जा रही है? करंट किधर जा रही है? आउटवर्ड ना। करंट किधर जा रही है? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ना, प्लस वाई में ना। नहीं आया। तेरा एक्स कैसा था? पॉजिटिव। मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी है? वाई वाली मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव लिखेंगे भाई साहब। एक्स की वैल्यू 0 तो मैग्नेटिक फील्ड 0। वाह, ये दादा, एक्स का वैल्यू 0 तो मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट, एक्स का वैल्यू इनफाइनाइट तो मैग्नेटिक फील्ड 0। क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ आएगा? अरे हाँ ना तो बोल ले यार, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। क्यों भाई? क्या मेरा एक्स पॉजिटिव है? क्या मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी पॉजिटिव है? प्लस वाई में है ना, है ना? यहां देख इधर गया तो तेरा एक्स कैसा हुआ देख। करंट ऐसे आउटवर्ड है, इस हिस्से में कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड क्या ऊपर की तरफ होगी, और इस हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी किधर होगी? नीचे की तरफ। तो ये बीटा क्या लिखेंगे? नेगेटिव। क्या लिखेंगे? क्या एक्स नेगेटिव है? अरे यार, क्या एक्स नेगेटिव है? क्या मैग्नेटिक फील्ड भी नेगेटिव है? कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में कि थर्ड में? सेकंड में कि थर्ड में? पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड खींचे थे, ऐसा ही था ना? पता नहीं, भूल गए सर, ज्यादा दिन हो गया है। ये करंट किस डायरेक्शन में आ रही है? आउटवर्ड। किस में आ रही है? सुन, एक और बात सुन, अगर यही वायर होता, इसमें करंट इनवर्ट जा रही होती, और तुझे एक्स में वेरिएशन दिखाना होता मैग्नेटिक फील्ड का, बी का एक्स के साथ, तो ये बता, इधर तेरा एक्स कैसा है? पॉजिटिव है ना? एक्स कैसा है? यहां देख, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? नीचे। तो बी पॉजिटिव के नेगेटिव, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ऊपर। बी कैसा है? जब तेरा एक्स नेगेटिव है तो तेरा बी क्या मिला, और जब तेरा एक्स पॉजिटिव है तो बी क्या मिला? क्या इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा? क्या इधर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा? तो नेगेटिव वाला कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड और फोर्थ। पॉजिटिव वाला फर्स्ट और थर्ड। याद कर चार्ज, याद आ रहा है? नेगेटिव वाले चार्ज का क्या सेकंड और फोर्थ में होता था, और पॉजिटिव वाले का फर्स्ट और थर्ड में होता था। वैसे यहां पे आउटवर्ड करंट है तो फर्स्ट और थर्ड में, इनवर्ड करंट है तो सेकंड और फोर्थ में। सेकंड और, अब सुन, अब मेरे से कहा इस वायर में करंट है इनवर्ड, इस वायर में करंट क्या है? आउटवर्ड। कहा ग्राफ खींचो मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्स का। मैंने कहा ये टाइम पास चीज है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है? ये बता, इसमें कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा? अरे फर्स्ट और थर्ड में ना, अरे फर्स्ट और थर्ड में ना। नेगेटिव में सेकंड और, अरे बन गया यार। अब आजा प्रूफ करके देखते हैं। इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड, वायर के जस्ट ऊपर, गधेड़े वायर के जस्ट ऊपर एक्स 0 हो गया एक वायर का, तो कितना? इनफाइनाइट ना। इसके ऊपर भी इनफाइनाइट ना। अगर कहीं ये मिड पॉइंट है तेरा, ये क्या है? क्या मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी? नहीं। मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0, करंट किधर जा रहा है?
इनवर्ट ना, मैग्नेटिक फील्ड किधर, नीचे, करंट किधर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, ऊपर, इस पी पॉइंट की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड किधर, नीचे, दोनों किधर है, नीचे, मिड पॉइंट पे सबसे कम होगी, मिड पॉइंट पे सबसे, क्या यहां पे इनफाइनाइट है, क्या यहां पे भी इनफाइनाइट है, यहां पर क्या सबसे कम होगी ना, मिड पॉइंट पे सबसे कम। अरे समझ आया, समझ आया, देख इस हिस्से में तेरी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस हिस्से में करंट नीचे जा रहा है, इसका भी किधर आ रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम है, देख इसकी तरफ कर्व चल गया कि नहीं, जब इसके पास पहुंचेगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, नीचे, इधर किधर, इससे भी नीचे, लेकिन इसकी वाली ज्यादा और इसकी वाली कम, कर्व कहां रहा, नीचे। यहां पे देख, यहां पे कोई पॉइंट है, करंट किधर है, आउटवर्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, इसकी वजह से नीचे ना, किसकी ज्यादा, इस वाले वायर की या इस वाले वायर के, अरे इसके पास है ना यार, तो इसकी ज्यादा, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किधर, ऊपर, क्या पॉजिटिव है कि नहीं है, पॉजिटिव बना रहा, इस हिस्से में आएगा, इस हिस्से में आएगा, बताओ मैग्नेटिक फील्ड, अरे भाई करंट इधर जा रही है ना, करंट, अरे सॉरी, करंट अंदर जा रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, ऊपर, किधर, ऊपर, इसकी वजह से, इसकी वजह से नीचे, लेकिन रिजल्टेंट, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा और इसका कम होगा, समझ आया क्या, सही खींचे, ये समझ डेवलप करता है, वैसे रट भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सोच, यहां पे देख, ये है तेरे पास पॉजिटिव, ये भी तेरे पास है पॉजिटिव, दोनों में करंट आउटवर्ड है, सर रटेंगे सर, इतना समझ के मेहनत कौन करेगा, सुन बता, पॉजिटिव में कौन कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और क्या फर्स्ट में खींच दे, अरे क्या थर्ड में खींच दे, इसमें भी कहां, तो जब फर्स्ट में आएगा तो मिल के जाएगा, अरे चार्ज में मिल के जाता था यार, ये मिड पॉइंट है कि नहीं है, मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, जीरो, मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो, अब एक करंट आउटवर्ड है, इसकी वजह से ऊपर, इसकी वजह से नीचे, नेट कितना, जीरो, सोच, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, खींच, दूसरा और चौथा, अरे इसमें क्या इधर रहेगा, इसमें क्या इधर रहेगा, इसमें, अरे ये तुम्हारा कौन सा है, ये थर्ड है ना, तो दूसरे और चौथे में रहेगा ना, तो चौथे में इंटरसेक्ट करके जाएगा कि नहीं जाएगा, गया, अरे क्लियर है, सिंपल है यार। अब सोच, ये देख, एक क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन देख, बता कौन सा आंसर सही होगा, गलत नहीं होना चाहिए। The two long parallel wire at distance 2d apart, they carries steady equal current flowing out of the plane of the paper as shown the variation of magnetic field along the line x-axis given as, कौन सा सही होगा, पहला, अब दोनों आउटवर्ड है यार, पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में पहला मिल जाएगा क्या, पहला आंसर सही, नहीं आया यार, कठिन लग रहा है, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल, एकदम घर की खेती। दाल भात चावल, दाल भात चोखा, ए भैया ऐसा सोलो वालो बन जाए हो, बन जाएगा, अकेले सीख रहा हूं मैं तो, चल एक सवाल और बना ले, ये देख, सुनो भाई, सुनो भाई साहब, भैया ये तुम्हारे पास एक स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर, इसमें करंट ऐसे आई और ऐसे चली गई, बने नेता, रुको रुको रुको, हम कह रहे हैं यहां पे करंट आई, इधर गई है I/4, इधर गई है 3I/4, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो, अब नहीं होगा, पहले जीरो कैसे हो रहा था, जब दोनों में इक्वल इक्वल करंट जाएगा, जब मैं ऐसा कहूं, डिस्टेंस विस्टेंस कुछ नहीं, जब भी ऐसी बात कही जाए बहुत ध्यान से सुनना, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत भर भर के लोग गलती करते हैं, जब भी ऐसा सवाल हो कि आपको करंट डिवाइड होता हुआ दिखे और उस करंट का डिवीजन इस वायर के यूनिफॉर्मिटी को फॉलो करे, तभी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा,
अब वायर की यूनिफॉर्मिटी क्या है कि अगर मैं कहता, सोचो जैसे मैं यहां जोड़ा हूं ना, अगर मैं यहां जोड़ देता यहां पर, तो क्या सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकती थी? नहीं होगी, तब भी होगी। अगर मैंने कहा कि करंट यूनिफॉर्मली डिवाइड हुआ, तो यहां पे करंट कितना आया? आई। मैं कह रहा हूं एक सेगमेंट का रेजिस्टेंस आर है, कितना है? तो इसका भी आर, इसका भी आर और इसका भी आर। अरे क्लियर है? इस सेगमेंट का पूरा रेजिस्टेंस 3R, इसका R, तो इसमें करंट गई I1 और इसमें करंट गई I2। अगर I1 इस टू I2 ने, ये यूनिफॉर्मिटी समझ रहे हो ना, इसका रेजिस्टेंस कितना माने हो? R, तो इसका भी R, तो इसका भी, तो इसका भी। अरे क्लैरिटी है ना? अगर इसने यूनिफॉर्मिटी फॉलो की तब, अगर बीच में यहां 2R लिख दूं, बुद्धि हरी हो जाएगी, 0 आंसर डाल दिए तो। अरे समझ आया ना? तो I1 इस टू I2 बराबर क्या R2 इस टू R1 होता है? अरे होता है ना? R2 कितना? R है। अरे और ये कितना है? 3R है। तो क्या 1:3 हो जाएगा? बोलो भाई साहब, क्या हो जाएगा? 1:3, I1 इस टू I2 में। अब तुमको करने I के टोटल 4 हिस्से। कितने हिस्से? इसको मिलेगा एक हिस्सा, मतलब I/4, और इसको मिलेगा कितना? I2 को 3I/4। अगर इस डिवीजन को इस पूरे सिस्टम ने फॉलो किया, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना होगा? 0। अरे क्लैरिटी है? किसी भी डिवीजन पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 मत कर देना नेता, वरना खेल हो जाएगा। अरे बात समझे? अब जैसे मान लो, सुनो सुनो सुनो, अभी और क्लैरिटी आएगी। मान लो हम कहे कि ये ट्रायंगल है, ये क्या है? ट्रायंगल। यहां से करंट गई आई और यहां से करंट आई आई, और मुझसे कहा गया कि बताइए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख लेंगे डायरेक्टली? 0। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज 0, क्योंकि अगर इसका रेजिस्टेंस R मानेंगे तो इसका भी R, तो इसका भी R। टोटल कितना हुआ? इस वाले का 2R और इस वाले का R। अरे क्लैरिटी है? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ? 0। अब सुना दो मैं आपको एक कहानी की, इस सवाल की ओरिजिनेशन हुई कहां से। एक सवाल पूछा गया जेई एडवांस में, कहा कि ये एक सर्कुलर सेगमेंट है वायर का, ये सेंटर है, यहां से ऐसे एक बैटरी लगी हुई है V वोल्ट की। क्लियर? कहा गया कि इस वायर से जो करंट दौड़ रही है वो कितनी जा रही है? इसमें I। आपको बताना है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। कहा इस वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ dr/dx दैट इज कांस्टेंट। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या है वायर का? कांस्टेंट। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज कांस्टेंट। अब सुनिएगा, हम कह रहे हैं कि ये वाला एंगल जो सेगमेंट ने बनाया वो बनाया θ1, और ये वाला एंगल कितना? θ2, और θ1 प्लस θ2 किसके बराबर है? 360 के। हम कहे इस वाले सेगमेंट में करंट आया I1 और इस वाले सेगमेंट में करंट कितना गया? I2। क्या इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगी सेंटर पे? आपको हम एक फॉर्मूला बता देते हैं फिलहाल के लिए, फॉर्मूला ही खेलना है। ये अपने पास होता है μ0I/2a इंटू θ/360। क्या होता है? θ/360, सर्कुलर आर्क की वजह से μ0I/2a इंटू θ/360। तो ये बताइए यहां पे कितना है? θ1 कितना है? तो B1 जब लिखेगा तो क्या लिखेगा? μ0I1 बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रेडियस इसका कितना है? R, 2R इंटू यहां पे क्या? θ1/360 लिख लेंगे ना? θ1 किसमें है? डिग्री में। किसमें है? डिग्री में। B2 लिखेगा तो μ0I2/2R, और यहां पे क्या? θ2/360। अब सोचिए इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर है ना? और इस सेगमेंट की वजह से इनवर्ट है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या B1 माइनस B2 जाएगा? B1 माइनस B2 जाएगा। अच्छा, पैरेलल में वोल्टेज, पैरेलल में वोल्टेज सेम, इसको वायर X मान लिया और इसको वायर का सेगमेंट Y, तो क्या Vx बराबर Vy लिखा जा सकता है? अरे लिखा जा सकता है। और क्या कांस्टेंट है? dr/dx। इसका मतलब है कि पूरा वायर एक ही सेगमेंट से टूटकर बनाया
गया है। ऐसा नहीं कि इसका मटेरियल अलग है और इसका मटेरियल अलग है, दोनों का मटेरियल सेम है। तो Vx बराबर क्या I इंटू आर होता है, तो I1 इंटू इस सेगमेंट का रेजिस्टेंस क्या लिखेगा, R1 लिखेंगे ना, और इस वाले सेगमेंट का I2 इंटू R2। तो I1 R1 की जगह क्या रो L बाई ए लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं। तो रो ये लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है, आर आर आर्क बराबर थीटा इंटू रेडियस, तो आर इंटू थीटा 1 लिख सकते हो, अरे लिख सकते हो ना, रेडियस स्मॉल आर कर लो, मान लो जो भी है। ए लिखा है ना, क्या लिखा है, ए मान रेडियस क्या कैपिटल आर लिखा है, रेजिस्टेंस को स्मॉल आर कर लो, डी आर बाई डी एक्स, तो पड़े रहेगा। तो I1 R1 बराबर क्या, I2 R2। तो यहां अपने पास क्या हो गया रो, और ये क्या हो गया L डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां क्या I2 रो आर थीटा 2 डिवाइडेड बाई ए, रो आर ए कट गया, क्या I1 थीटा 1 बराबर I2 थीटा। अगर आप बी नेट लिखते तो बी नेट क्या लिखते, म्यू नॉट बाई 2R इंटू 360, और यहां पे क्या I1 थीटा 1 माइनस I2 थीटा 2। अरे कट जाएगा क्या, बी नेट कितना आएगा 0। दैट वाज द ओरिजिनल क्वेश्चन। फिर इससे बहुत सारे क्वेश्चंस रीफ्रेम करे गए कि जहां कहीं भी, अब ये वायर ऐसे रखा हुआ है ना, अगर ये वायर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भी रख दिया जाता, ऐसे भी रख दिया जाता, तब भी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आता 0। लेकिन कंडीशन क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो गया और आपने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 लिख दिया, काम खत्म। वहां दिमाग लगाना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे क्लैरिटी है। जैसे एक आपके कॉमन सेंस के लिए सवाल है यहां पे, जैसे ये सवाल था का सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, इसमें एक ऑप्शन था 0, 90% लोगों ने खट से 0 मार दिया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ये आधा सेगमेंट है, क्या ये भी वायर का आधा सेगमेंट है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता तो ऊपर भी कितना जाता I/2, इधर भी कितना जाता I/2। अरे क्लियर है ना, लेकिन गया क्या, ऊपर गया I/4, नीचे गया 3I/4। तो फॉर्मूला लगा के पूरा आंसर निकालना पड़ेगा। जब भी तुमको ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिख जाए, अब जैसे देखो यहां पे करंट इधर से आया I, इधर चला गया I1, इधर चला गया I2। कह रहा है स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट I splits into two parts as shown in figure. The radius of the circular loop is R. The total magnetic field at the center P of the loop will be 0. क्योंकि उसने करंट डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई चर्चा नहीं की, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म। कैसा है, यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना हो गया 0। अब यहां देख तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, अरे कुछ करंट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही है क्या, नहीं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0। सोच मेरे पास ये सेगमेंट है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी 0, कितनी 0। अरे क्लियर है क्या। अच्छा ये बताओ इसी सेम सवाल में ऐसी सिचुएशन है, ये वायर है, इसका साइड ए है, यहां पर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, 0 लिख ले। करंट ऐसे आ रही आई, क्या करंट डिवाइड होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। मान लो आई आ रहा है, यहां आई जा रहा है, करंट यूनिफॉर्मली डिवाइड हो रहा है, तो इस स्क्वायर की वजह से सेंटर पे कितना होगा 0। लेकिन क्या ये वायर लगा हुआ है ना, गड़बड़ाना नहीं है भाई साहब, समझ रहे हैं कि नहीं। ये देखिए करंट किधर जा रही है, इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा आउटवर्ड, करंट इधर जा रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे छोटी छोटी जगहों पे सवाल में गेम हो जाता है। ड्यू टू करंट डिवीजन ऑन स्क्वायर लूप विल बी 0, बट स्ट्रेट वायर का क्या सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, बट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर विल बी 0 और विल नॉट बी 0, विल नॉट बी 0। अगर यही वायर ऐसे आ रहा होता तो क्या सेंटर से पास करता, क्या यहां से भी सेंटर से पास करता, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता 0। लेकिन अभी 0
स्क्वायर लूप की वजह से कितना होगा 0, लेकिन इसकी वजह से रह जाएगा कितना होगा बोलो। अरे क्लियर है क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा a/2, जिधर करंट शुरू हुआ है कहां इनफाइनाइट ना, तो एंगल कितना, अरे 90 डिग्री ना, नहीं आया। एक एंगल बीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, अल्फा अल्फा 45 डिग्री, जहां करंट खत्म हुआ वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अरे क्लियर है, प्लस 45 की माइनस 45, प्लस की माइनस माइनस, तो ये सेगमेंट 1 है। इसकी वजह से जब B1 लिखोगे तो क्या लिखोगे KI/A साइन, साइन अल्फा कितना, हाँ A/2, यहाँ 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ क्या लिख लें साइन 90 पहले लिख लें और माइनस साइन 45 लिख लें, कोई दिक्कत? क्या यही B2 हो जाएगा तुम्हारा, देखो अरे हो जाएगा क्या, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या दोनों को जोड़ दोगे, इससे भी किधर है आउटवर्ड, इससे भी किधर है आउटवर्ड, तो बी नेट बराबर B1 प्लस B2, B1 प्लस B2, तो क्या 2KI/A, 2KI/A दोनों जुड़ जाएगा, 2KI/A कॉमन कर लिए, अरे कर लिए, नहीं आया, अब इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो यार, तो कितना हो जाएगा 4KI/A, साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। समझ आया क्या? दमदार सवाल, 90-95% लोग इसका आंसर 0 मार्क करके आएंगे, क्योंकि रटा ज्ञान है एकदम, करंट डिवाइड हुआ तो आंसर 0। 2 बातें ध्यान देनी है, पहली बात क्या कि जो करंट डिवीजन है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, अगर नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0, अरे होगा क्या, नहीं, क्लैरिटी है। दूसरी बात क्या देखना है कि जहां से करंट आ रही है क्या वो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है, ध्यान दोगे कि नहीं, ये वायर सीधा रखा है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, अगर ऐसे ऐसे रखा होता तो, ऐसे रखा होता तो पैदा करता, नहीं करता, नहीं समझ आया, आया भाई साहब बोलो, नहीं आया, क्या नहीं आया, अरे गधा, यहां से वायर आ रहा होता तो सेंटर से पास करता ना, तो इस वायर का सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो चारों तरफ है ना, तो सेंटर तो इसकी लाइन में लाई कर गया ना, तो एंगल परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 0, तो मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन नहीं होगा। अरे क्लियर है ना? अच्छा और सुनो, मान लो एक और टाइम पास सवाल पूछा गया है, पूछा गया है क्वेश्चन, ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है, जब तुमको अच्छे से समझ आ जाए तो बता देना, ये तुम्हारे पास वाई एक्सिस है और ये तुम्हारे पास जेड एक्सिस है, ठीक है भैया, ध्यान देना, एक वायर ऐसे आया, फिर ये वायर ऐसे गया, फिर ये वायर ऐसे गया, फिर ये ऐसे आया और फिर यहां से ये ऐसे चला गया। नीट 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें बस खाली यहां पे रिंग था, अरे क्लैरिटी है ना, पूरा सेटअप यही था, बस रिंग लगा हुआ था, तो आज स्क्वायर लगा के पूछ सकता है। आपसे पूछा कि इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए कितना होगा, तो बताइए कितने सेगमेंट है वायर के, एक सेगमेंट, 2, 3, 4 और यहां पे कितना 5, क्या पांचों की मैग्नेटिक फील्ड आएगी, अरे डायरेक्शन लिखना आएगा, आसान सवाल है यार, कठिन बात नहीं है, बस लग रहा है केवल। ये डिस्टेंस है ए, कितना डिस्टेंस है ए, कितना है, ये भी है ए, ये भी है ए, ये 2 है, यहां भी ए और यहां भी ए, ये भी ए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, ठीक है। चलो एकदम साथ देना, B1 का डायरेक्शन किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 IJ में बताना है, देखो करंट, अरे करंट इधर जा रही है ना, ये ऐसे रखा हुआ है, समझ रहे हो ना, अरे जेड एक्सिस तो बाहर हो गया ना भाई, तो ऐसे रखा हुआ है, करंट ऐसे ग्रैब करोगे तो किधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है नीचे, तो प्लस आई की माइनस आई, प्लस आई की माइनस आई, माइनस जे, प्लस जे की माइनस जे, माइनस जे, इसकी वजह से, अरे सुनो बात, ध्यान देते नहीं हो तो हम, प्लस जे, करंट इधर आ रही है, ग्रैब किया तो मैग्नेटिक फील्ड किधर गया नीचे, प्लस जे की माइनस जे, माइनस जे ना, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, क्या जैसा 1 से मैग्नेटिक फील्ड होगा वैसा 5 से होगा, होगा कि नहीं होगा, तो मैं अगर ऐसे लिखूं B1 बराबर B5
बराबर, बोलो, के आई बाई ए, सिंपल। अरे सेमी इनफाइनाइट हुआ कि नहीं हुआ? फॉर्मूला याद करना पड़ेगा तभी स्पीड आएगा। एग्जामिनर ये कंसीडर करके चल रहा है कि आपको हर बार साइन अल्फा प्लस साइन बीटा नहीं लगाना है। जब इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट होगा तो आपको डेटा याद रहना चाहिए। ये कैसा वायर है, इनफाइनाइट की सेमी इनफाइनाइट? क्या के आई बाई ए हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ए, कितना है, डायरेक्शन किधर, क्या भाई साहब, माइनस जे कैप। क्या इक्वेशन 1 लिख ले। अच्छा, क्या जो मैग्नेटिक फील्ड 2 से होगा वही मैग्नेटिक फील्ड 4 से होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? डायरेक्शन देखो तो, करंट किधर जा रही है, ऊपर ना, ग्रैब किए, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ना, इनवर्ड ना, प्लस के माइनस के, और 4 की वजह से वो भी क्या होगा, प्लस के, वो भी क्या होगा, माइनस के। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, B2 बराबर B4 बराबर कितना, अरे ये एंगल क्या 45 डिग्री होगा बच्चा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ए, तो अब क्या लिखोगे, के आई बाई ए, और एंगल कितना, एक एंगल 45 डिग्री है और दूसरा एंगल कितना है, 0 डिग्री। अरे 0 डिग्री नहीं आया, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। डायरेक्शन किधर लिखे, माइनस के कैप, डायरेक्शन क्या लिखे, माइनस के कैप। तो क्या हो जाएगा, B2 बराबर B4 बराबर कितना, के आई बाई ए, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2। अरे क्लियर है क्या, और यहां पे क्या लिख ले, माइनस के कैप। क्या ये इक्वेशन 2 हो गया? क्या एक सेगमेंट बचा है, अरे B3 वाला बचा है ना, तो B3 बराबर के आई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए। अब दोनों एंगल देखना, ये भी 45 और ये भी 45, साइन 45 प्लस साइन 45, क्या दोनों पॉजिटिव होंगे? अरे जहां से करंट शुरू हुई है क्या वो पॉजिटिव? रेहाना तो बोल लो यार, ये सबसे कठिन सवाल है वायर फ्रेम का। ये बन गया, सब बन गया। और डायरेक्शन प्लस के की माइनस के, माइनस के, ये हो गया माइनस के। क्या अब बता दो क्या लिखेगा, B3 बराबर के आई बाई ए, और यहां पे क्या, √2, और यहां पे क्या, माइनस के कैप। ये इक्वेशन नंबर 3। नहीं आया, आया भाई? अब तुमको लिखना है बी नेट। क्या लिखना है, बी नेट। क्या लिखोगे, B1 प्लस B5, जे वाला एक जगह जुड़ जाएगा, तो B1 प्लस B5 जोड़ोगे तो क्या लिखोगे, -2 के आई बाई ए इंटू जे कैप लिखोगे। और क्या सारे माइनस के कैप वाले जुड़ जाएंगे, कितना, के आई बाई ए √2, क्या यहां 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, अरे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 के आई बाई ए √2 ना। तो अगर तुम समझदार हो तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या, √2 के आई बाई ए लिख सकता हूं। और यह कितना, ये भी क्या √2 है, तो ये भी भाई जुड़ेगा ही ना, दोनों माइनस के कैप है ना, तो यहां प्लस कितना हो जाएगा, √2 के आई बाई ए, और यहां पे कितना, के कैप जुड़ जाएगा। क्या बचा, दोनों में क्या कॉमन है, 2 के आई बाई ए, माइनस साइन के साथ कॉमन कर लिया। यहां क्या बचा, जे कैप। यहां क्या बचा, अरे 2√2 था ना, तो √2 को बाहर कर लिए, तो यहां क्या बचा, प्लस √2 ऑफ के कैप। ये बनेगा भैया बी नेट। ये जब सवाल आएगा मैग्नेटिज्म का, तो आप मानकर चलिए कि आपका वो सवाल अगर बायोट सेवर्ट्स का क्वेश्चन आया तो आपका 1 मिनट से ज्यादा लेकर जाएगा। बहुत रेयर चांस है कि आप क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर बना पाए, तो इसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। ये कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा बढ़ गया है, और सवाल में कोई बात नहीं है। अरे क्लैरिटी है? कठिन मान रहे हो क्या? नहीं ना, हाँ, कठिन मत मानना, कठिन मानो पाप लगेगा भाई साहब। अच्छा सुनो, ये देखो, ये देखो, डरो मत, ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। डर के आगे बढ़ो, डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू पियो, ये जेड एक्सिस है। ए भाई, ये भाई सुना यार,
यहां ध्यान दो भाई, ये वायर आया, यहां गया और यहां से यहां चला गया। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, क्या बता सकते हो? करंट आई आ रहा है, कितने सेगमेंट है? कितने हैं? 1 2 3, 1 2 3, सबका गैप ए है। बताओ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। ये भी ए है, ये भी ए है, बताओ। निकालो निकालो, पेन चलाओ, पेन चलाओ। B1 B2 B3 लिखो। अगर ये लिख पाए हो तो सही है, अभी तक डायरेक्शन ही देख रहे हैं। बना लिए? दोनों को जोड़ दो, एक जे कैप हो जाएगा, एक माइनस के कैप हो जाएगा, तो एक √2 बन जाएगा, एक 1 बन जाएगा। तो क्लियर है? तो क्या बनेगा बोलो? बी नेट बराबर अगर हमको लिखना होगा तो सब में माइनस है, कॉमन कर लिए, के आई बाई ए कॉमन कर लिए सब में से, यहां क्या बचा? आई कैप जे कैप बचा, और यहां पर कितना? 1/√2 ऑफ के कैप, 1/√2 ऑफ के कैप, 2/√2 ऑफ के कैप, तो ये हो जाएगा √2 और +1 ऑफ के कैप। ये आंसर होगा, जे +√2 +1 ऑफ के कैप। ये आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। समझ पाए? कौन नेता? हाँ, कैलकुलेशन करना थोड़ा सीखना पड़ेगा, और कुछ नहीं, बच नहीं सकते इससे। इसके बाद अगली एप्लीकेशन है आपकी मैग्नेटिक फील्ड इन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर चार्ज्ड रिंग। सुनिएगा, ये भी बहुत आसान, एकदम फर्जी, टाइम पास, सब फर्जी है। इसमें देख करंट दौड़ रही आई, ए नेता, नेता इधर ध्यान दो, एक बात ध्यान से समझना, इसमें बहुत गड़बड़ी होता है ये देखने में कि रिंग का कौन सा हिस्सा नीचे है और कौन सा हिस्सा ऊपर है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं पहचान पा रहे। तो देखिए, एक्सिस जिसके ऊपर से पास कर गई वो हिस्सा नीचे है, रिंग का वो हिस्सा नीचे। जब भी एक्सिस बन के आएगा तो ऐसी एक्सिस बन के आएगी। समझ पा रहे हैं? ये वाला हिस्सा अंदर है कि बाहर? ये वाला हिस्सा बाहर, और ये वाला हिस्सा अंदर, क्योंकि देख एक्सिस इसके ऊपर से गई है और यहां एक्सिस पीछे से आ रही है, तो ये हिस्सा बाहर है और ये हिस्सा अंदर है। डायरेक्शन अगर तू यहां से देख रहा है तो डायरेक्शन बता इसमें करंट की कैसी है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? यहां से देख रहा है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दादा। डायरेक्शन कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एक्सिस दूसरे कलर से बना दो ना, खदेड़े। अब ठीक है? अब सही है? सही तो तब भी था, पता तब भी नहीं चल रहा था, पता अब भी नहीं चल रहा है। ये देख, ये डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस कितना है? यहां से एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, क्लियर है? इसमें करंट दौड़ रही आई, कितनी करंट दौड़ रही है? इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मुझे इस पी पॉइंट पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। क्या चाहिए?
मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपल सी बात है, मैं क्या करूंगा, इसमें एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करूंगा, आईडीएल। क्या कंसीडर करूंगा? ये समझ पा रहे हो कि आईडीएल ऐसे बाहर की तरफ है, आईडीएल ऐसे बाहर की तरफ है ना, अरे है ना, पल्ले पड़ रहा है। ये रिंग ऐसे रखी है, आईडीएल वेक्टर यहां है। आईडीएल से इस पी पॉइंट की दूरी कितने डिस्टेंस पे? आईडीएल से इस पी पॉइंट की दूरी, इसको मैंने एक्स बोला है तो क्या इसको आर लिख सकता हूं? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये एंगल कितना है? थीटा, है ना। आईडीएल और आर के बीच का एंगल, आईडीएल और आर के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा। अरे गधेड़ो, देखो इसीलिए मैंने कहा था कि वेक्टर फॉर्म बहुत जरूरी है समझना। ये देख, क्या आईडीएल ऐसे बाहर आ रहा है, ये तेरा वेक्टर है। एक पेन दो, ये समझ, ये तेरा आइडियल है, क्या है? ये तेरा आर है। कितना एंगल बना रहा है इस पेन से? कितना एंगल? 90 डिग्री ना। आइडियल और आर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब सुन, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आती है, क्या वो आइडियल और आर दोनों से 90 डिग्री का एंगल बनाती है? अरे बनाती है ना। मैंने कहा कि अगर आर से 90 डिग्री तूने बना दिया तो आइडियल से अपने आप 90 डिग्री बन जाएगा। तो क्या आर से 90 डिग्री पे एक लाइन इधर चली जाएगी डीबी? जाएगी कि नहीं जाएगी? इस डीबी के कितने कंपोनेंट? दो ना। ये थीटा, ये कितना? 90 माइनस थीटा, ये कितना? थीटा ना। डीबी के कितने कंपोनेंट? इधर क्या आएगा? डीबी साइन थीटा। इधर क्या जाएगा? डीबी कॉस थीटा। आओ नहीं रहा तुम्हें कुछ आ रहा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड वाले का उल्टा हो गया। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन में चली जाती थी, जाती थी ना। यहां मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन से कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। एक एलिमेंट ऊपर माने हो, क्या सिमेट्रिकली एक एलिमेंट नीचे भी मानोगे? क्यों मानोगे? क्या यहां पे आइडियल वेक्टर देखोगे? आइडियल वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड। किधर है? इनवर्ड। यहां से तेरा आर वेक्टर ये रहा। अरे क्लैरिटी है? मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी कितनी? डीबी। ये एंगल कितना? थीटा। ये एंगल कितना? डीबी और इस आर के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? डीबी के कितने कंपोनेंट? एक इधर जाएगा और एक इधर आएगा। क्या कॉस कॉस कट जाएगा? डीबी नेट क्या लिखेगा भाई? क्या लिखोगे? 2 dB साइन थीटा। डीबी नेट क्या लिखोगे? 2 dB साइन थीटा। अब सारा गेम डीबी लिखने का है। डीबी क्या लिखूं? KIDL, ठीक है ना, क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। सुन, आईडीएल और आर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना है? कितना है? इस साइन थीटा में और इस डीएल और आर के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। पता चला यहीं उठा 90 डिग्री रख दे रहे हैं, क्योंकि डीबी और डीएल के बीच का, आईडीएल और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अरे क्लैरिटी है ना? तो डीबी बराबर मिला के आई डी एल आर अपॉन आर क्यूब, कटेगा तो क्या बनेगा? KIDL अपॉन आर स्क्वायर। ये डीबी है, तो यहां क्या लिखोगे? 2KIDL अपॉन अपॉन आर स्क्वायर ना, और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या ए बाई आर हो जाएगा? अरे हो जाएगा। तो यहां देख, 2KI/2KI A/R क्यूब, और यहां पे क्या? DL। लिमिट 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। अब DL एलिमेंट 0 से लेकर पाई है कि 2 पाई है? पाई है। कितना एलिमेंट माने हो? एक की दो? मैं गधेड़े, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लिखी है ना, तो एक एलिमेंट तो आधा ही इंटीग्रेट होगा। दोनों साइमल्टेनियसली इंटीग्रेट हो रहे हैं ना। तो डीएल कितना आया? पाई है। तो ये डीएल के अपने आप पाई है चला जाएगा। तो लिमिट कहां से कहां लगाओगे? 0 से पाई है। 0 से पाई है, तो यहां क्या बनेगा बोलो? 2KI/A इंटू पाई ए। अरे क्लियर है क्या? अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब को क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है? इस फॉर्मूले को म्यू नॉट के टर्म में याद करना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है KI के टर्म में।
तो के की जगह हम क्या डाल दें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या डाल दें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो 2 के की जगह लिख दिया क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन अपॉन बोलो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अरे क्लियर है क्या? हाँ भाई हाँ। क्या पाई से पाई कट जाएगा? क्या 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा? अरे क्लियर है क्या? तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन टॉइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये आपके पास हो जाएगा बी नेट। रटना पड़ेगा भाई, बच नहीं सकते। वैसे मैंने जो रटा था वो पता है क्या रटा था, ऐसे एक रिदम बनाया था, बी बराबर क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इससे फायदा होता था कि मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह डायरेक्टली क्या लिख देता था, 10⁻⁻⁷। अभी एक और जादू होता है इसमें, इस फॉर्मूले का एक और बहुत बढ़िया कर्तव्य है, अगर ये याद कर पाओ तो। अगर तुम सेंटर पे आ जाओगे, मान लो मैं कहूं कि x बराबर 0, एट x इक्वल्स टू 0, b बराबर क्या लिखोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू 2 पाई। क्लियर है ना? सिंप्लीफाइड फॉर्मेट बहुत लोगों को लगता है कि सर ये वाला याद करना आसान होता है, म्यू नॉट आई बाई 2a, म्यू नॉट आई बाई 2a। मुझे भी लगता है ये याद करना आसान होता है, बट ये थोड़ी और समझ देता है। और क्या समझ देता है भी बताता हूं। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू 2 पाई। अरे है कि नहीं है? ये क्या पूरा सर्कल है? अरे सर्कल है ना, कितना एंगल बना रहा है, सेंटर पे कितना बनाएगा, 360 ना। अब अगर तुझे किसी आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखना हो, मान ले ये आर्क है, यहां एंगल कितना बन रहा है, थीटा, ये किसमें, रेडियन में, किसमें, करंट कितना, आई, रेडियस कितना, ए। मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो मैं लिखूंगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू थीटा, खत्म बात। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू थीटा। अब सोचिए थीटा कहता पाई बाई 6 है, थीटा क्या कहता, पाई बाई 6 है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जगह क्या लिखता मैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू थीटा की जगह क्या, पाई बाई 6, तो म्यू नॉट आई बाई 24a। अरे आंसर हो जाता क्या, नहीं आया, नहीं आया, समझ। अब तुम्हारे कन्वीनियंस के ऊपर है कि तुम क्या याद रख सकते हो। सुनो, अब यहां पर अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ खींचोगे तो एक बात तुमको देखने को मिलेगा कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा, इनफाइनाइट पे शून्य। ये ग्राफ बनेगा, ये कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 2a, म्यू नॉट आई बाई 2a, म्यू नॉट आई बाई 2a। क्लैरिटी? यही पूरी कहानी है भाई साहब, सर्कुलर आर्क की वजह से। आइए जरा इसको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। क्या पढ़े हैं, क्या ये सर्कुलर रिंग है, अरे है ना, करंट कितनी दौड़ रही है, आई, ये आपके पास a डिस्टेंस है, ये आपके पास x डिस्टेंस है, ये a है और ये क्या है, x है। P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज चलिए, कैसी चलिए, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर जाएगी, dB नेट, अरे जाएगी ना, ये B नेट, इस B नेट की वैल्यू कितनी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इसी को लिखा जाता है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन टॉइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, अगर नहीं याद रहेगा सब बर्बाद, किसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहेगा। दूसरा, अगर मेरे पास कोई सर्कुलर रिंग है, करंट कैरिंग रिंग है, इसमें करंट आई दौड़ रही है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो मैं सिंपल लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना,
के आई बाई ए इंटू 2 पाई, के आई बाई ए इंटू 2 पाई। के का वैल्यू कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। सिंप्लीफाई करने के लिए लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाई 2a। क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट आई बाई 2। डिपेंडिंग अपॉन कन्वीनियंस, जो मन करे वो लिख लो। जब कभी के की जरूरत लगे तो के छोड़ दो, म्यू नॉट की जरूरत लगे तो म्यू नॉट के टर्म में सिंप्लीफाई कर लो, लेकिन सब पता रहना चाहिए। अगर मान लो मेरे से कह दिया जाए कि ये मेरे पास एक सर्कुलर आर्क है, इस सर्कुलर आर्क की वजह से इसका एंगल है 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला चाहिए पी पॉइंट पे, करंट ऐसे दौड़ रही है, बताओ। क्या ये थीटा है? अरे थीटा है ना भाई, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? इनवर्ड की आउटवर्ड? इनवर्ड होगी ना। तो सिंपल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, या डायरेक्टली क्या, के आई बाई ए इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, बस याद रखना है, डिग्री में नहीं रखना है, किसमें रखना है? रेडियन में। तो 60 को क्या लिखोगे? पाई बाई 3। पाई बाई के कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन पाई से पाई कट जाएगा और ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 12a, म्यू नॉट आई बाई 12a। अरे क्लैरिटी समझ आया? ये बात क्लियर है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, और जगह इनफाइनाइट पे कितना? 0। क्या घटती चली जाएगी? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड में सेंटर पे कितनी होती थी? 0। इनफाइनाइट पे 0, इनफाइनाइट पे भी 0। क्या ए बाई रूट 2 पे मैक्सिमम था? अरे ए बाई रूट 2 पे मैक्सिमम था ना। हाँ, तो डेटा याद रखना भाई। अब जैसे देखो, ये नीट 2023 का सवाल है, कह रहा है अ वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज बेंट इन अ सेमी सर्कल शेप फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन फिगर। द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी फॉर स्टेडी करंट कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन बाय। क्या करंट इधर जा रही है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। मैं गधेड़े एकदम से यार, थोड़ा ध्यान से रिस्पॉन्ड करो। करंट इधर जा रही है, पी पॉइंट पे पूछा है, तो इनवर्ड की आउटवर्ड? हाँ इनवर्ड, इनवर्ड इनवर्ड, सॉरी मैं इसका देख रहा हूं। करंट कैसा होगा? इनवर्ड, इनवर्ड इनवर्ड। अरे करंट इधर जा रही है ना, अरे ग्रैब कर लिया ना, तो देखो मुट्ठी बंद हुई, इधर अंदर की तरफ बंद हुई कि नहीं हुई? अरे यहां ऐसे तो लूप आएगा ना यार, इनवर्ड। इसकी वजह से भी, इसकी वजह से इनवर्ड, और रिंग की वजह से, रिंग की वजह से आउटवर्ड। नहीं आया, नहीं आया। देख इसकी वजह से इनवर्ड, इसकी वजह से इनवर्ड, इसकी वजह से करंट नीचे जा रही है ना, करंट नीचे जा रही है ना, आउटवर्ड। समझ आया क्या? समझ आया? हमने कहा ये सेगमेंट 1, ये सेगमेंट 2 और ये सेगमेंट 3। 1 और 2 की वजह से इनवर्ड और 3 की वजह से आउटवर्ड। तो क्या मैं बी नेट बराबर ऐसे लिख सकता हूं? B1 प्लस B2 माइनस B3 लिख सकता हूं। B1 देख मेरा क्या सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है यार। अरे B2 भी क्या सेमी इनफाइनाइट है? अरे है कि नहीं है? तो क्या लिखोगे? 2 के आई बाई ए कि के आई बाई ए? के आई बाई ए। रेडियस कितना है? R। यहां भी कितना? के आई बाई R माइनस ऑफ, सेमी सर्कल है क्या, तो के आई बाई R इंटू कितना एंगल बन रहा है? अरे 180 डिग्री ना, तो पाई ना। नहीं आया? अबे नहीं आया यार। सोच क्या कॉमन करेगा इसमें से? के आई बाई आर को कॉमन कर लें, क्या बचेगा? 2। अरे एक एक 2 और माइनस 2 माइनस पाई। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? नहीं आया? आया? समझ आया? लेकिन इसमें तो 2 अपॉन पाई उठाया है। अरे 2 अपॉन, कहीं 2 पाई के 2 माइनस पाई के टर्म में कोई ऑप्शन है? नहीं है। डिनोमिनेटर में पाई चल रहा है ना, तो क्या मैं पाई को कॉमन कर लूं? अरे पाई को कॉमन कर लूं, पाई को कॉमन करो बस खाली, तो क्या बचेगा? के की जगह क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर इंटू पाई, तो क्या बचेगा? 2 बाई पाई माइनस 1, 2 बाई पाई माइनस 1। क्या म्यू नॉट आई बाई 4 आर 2 बाई पाई माइनस 1 कुछ ऑप्शन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यहां ध्यान से देख, मिल रहा है, ये देख। तूने किसको पॉजिटिव माना है, इनवर्ड वाले को कि आउटवर्ड वाले को? तूने पॉजिटिव किसको माना है? इनवर्ड वाले को ना। 1 बड़ा है कि 2 बाई पाई? अरे 2 अपॉन 3.14, 1 बड़ा है ना। आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव?
पॉजिटिव की नेगेटिव? मतलब तूने जो डायरेक्शन पॉजिटिव माना है वो गलत है। अरे क्लियर है क्या? तो मेरा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या होगा? इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड? देखिए इनवर्ड वाले को पॉजिटिव माना मैंने, अगर मेरा रिजल्टेंट पॉजिटिव आ जाता तो इनवर्ड वाला पॉजिटिव होता, इनवर्ड डायरेक्शन होता, लेकिन मेरा आंसर कैसा है? नेगेटिव। क्या आउटवर्ड होगा? तो क्या माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे? तो क्या 1 - 2/पाई हो जाएगा? तो μ0I/4R 1 - 2/पाई पॉइंटेड इनटू द पेज बोला है कि फ्रॉम द आउटवर्ड फ्रॉम द पेज होगा ना। अरे 3 का डायरेक्शन आया ना, तो कौन सा होगा? μ0I/4R 1 - 2/पाई पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज। कितने होंगे कैलकुलेट करके सोच रहे होंगे, अवे फ्रॉम द पेज लिखें कि इनवर्ड फ्रॉम द पेज, इनवर्ड द पेज लिखें। तो थोड़ा ध्यान देना है। जो आपने डायरेक्ट, आपको नहीं पता ना कि किसका मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव आएगा, आपने एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली, कौन सी वाली मानी? इनवर्ड वाली, लेकिन रिजल्ट आपको कैसा मिला? नेगेटिव। तो मतलब डायरेक्शन किधर है? आउटवर्ड। डायरेक्शन किधर है? आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब माइनस से मल्टीप्लाई। अरे समझ आया क्या? ये देखो जिपमर 2017, कहा बताना है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कितने का कॉम्बिनेशन? दो। दो दो। इससे कोई मैग्नेटिक फील्ड आने वाली नहीं है। एक सर्कल है और एक क्या इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। कैसा इनफाइनाइट? सेमी इनफाइनाइट की पूरा इनफाइनाइट? पूरा इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट है ना? अबे क्या ये सर्कुलर आर्क है यार? अरे देखिए सर्कुलर आर्क है ना, अपन देख के आंसर मारेंगे। क्लियर है? क्लियर है क्या? इसका सोच, सेमी इनफाइनाइट है, क्या फॉर्मूला? के आई बाई ए। तो रेडियस कितना है? आर ना। पूरा इनफाइनाइट होता तो 2 KI/A होता। KI/A का मतलब कितना है? μ0I/4πr। देख करंट इधर जा रहा है क्या? मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? इसकी वजह से भी आउटवर्ड। क्या दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे? अरे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो μ0I/4πr किसका हो गया? स्ट्रेट वायर का। और μ0I/4r किसका हो गया? सेमी सर्कल का। अरे पूरे सर्कल का μ0I/2r होता है, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा? μ0I/4r। सी विल बी द राइट आंसर। इट विल कम अलोंग विथ प्रैक्टिस। जितना सवाल बनाओगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतनी आसानी से कैलकुलेशन करके बाहर निकल जाओगे। नहीं तो पेन चलाना ही पड़ेगा। और अभी समय है, जितना चला सकते हो चला लो, ताकि एग्जाम में थोड़ा कम चलाना पड़े। वैसे भी जगह कम रहता है पेपर में, रहता है ना। बताओ यहां एंगल कितना? पाई ना? अरे पाई ना। फॉर्मूला क्या बताया? KI/A × पाई लिख लो। अरे पाई लिख लो ना, जितना भी एंगल बन रहा है। के का वैल्यू μ0/4 पाई। क्या पाई से पाई कट जाएगा? तो μ0I/4r। खत्म है। ये सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, तो इसकी वजह से कितना? KI/R। के का वैल्यू μ0/4πRI। कौन सा आंसर? μ0I। सी राइट आंसर। दोनों जुड़ जाएगा। अरे रुको यार, होने दो यार, होने दो। ये देखो तो, नीट 2015 बना पाओगे? मुजवानी बनाना है, सुनो। अरे घर से नहीं, अभी तुरंत। क्या ये सेमी इनफाइनाइट है? डायरेक्शन बता इसका। यहां देखना जेड ऊपर लिखा हुआ है। क्या लिखोगे? माइनस के ना। अरे नीचे गया ना।